आज हम बात करेंगे टीडीएस के बारे में, जो कि होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। या आप कोई कोर्स कर रहे हैं, बीकॉम है, एमकॉम है, इनकम टैक्स है, ठीक है, वहाँ पे भी। और अगर आपको टीडीएस फाइल करना है, ठीक है, टीडीएस रिटर्न के लिए अप्लाई करना, टीडीएस के बारे में जानना है, तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक में मैंने वो सारे पॉइंट्स कवर किए हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो वहाँ भी टीडीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि कॉमर्स से रिलेटेड स्ट्रीम हो तो वहीं पे भी आए, कहीं पे भी जनरल नॉलेज में भी टीडीएस के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एज अ बेसिक नॉलेज। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टीडीएस के बारे में पढ़ना। तो पहले इसका कंसेप्ट जान लेते हैं कि होता क्या है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज़ अ टैक्स कलेक्शन मैकेनिज्म वेयर अ पोर्शन ऑफ पेमेंट इज डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट। अब हम वर्ड टू वर्ड समझेंगे ताकि हमें इसका मीनिंग बहुत आसानी से समझ में आए, ठीक है। क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये होता क्या है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है। तो वर्ड टू वर्ड समझेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट हमें आसानी से समझ में आएगा। पेमेंट इज डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट। तो यहाँ क्या हो रही, पेमेंट क्या हो रही, पेमेंट डिडक्ट हो रही, पेमेंट को कट किया जा रहा है और उसको गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट किया जा रहा है। पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। देन एम्प्लॉयर्स, बैंक्स एंड अदर पेयर्स डिडक्ट टीडीएस ऑन सैलरीज, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट एंड प्रोफेशनल फीस। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ पे टीडीएस डिडक्ट हो रहा है। पहले तो कौन कौन कर रहा है टीडीएस डिडक्ट, एम्प्लॉयर, बैंक एंड अदर पेयर्स, ठीक है। आप किस पे टीडीएस, तीन यहाँ पे बताया गया कि कौन कौन डिडक्ट कर रही, जो एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर कौन होते हैं, ठीक है, जैसे जो एम्प्लॉयज अपॉइंट करते हैं लोगों को अपने अंडर काम करने के लिए। सपोज एक पर्सन है जिसके अंदर 5 लोग काम कर रहे हैं, तो जो पर्सन ने अपॉइंट किया वो है एम्प्लॉयर, ठीक है। बैंक हो गया, सबको पता है, ठीक है। एंड अदर पेयर्स डिडक्ट टीडीएस ऑन। अब टीडीएस कहाँ कहाँ पे किया जाता है। टीडीएस होता है सैलरी पे, इंटरेस्ट पे, डिविडेंड पे, रेंट पे एंड प्रोफेशनल फीस पे। अब टीडीएस कहाँ कहाँ है, 5 जगह है, आप क्लियरली देख लीजिए। सैलरी हो गई, सैलरीज, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट एंड प्रोफेशनल फीस। इसमें से टीडीएस डिडक्ट होता है। टीडीएस कहाँ से डिडक्ट होगा, सैलरी से डिडक्ट होगा, इंटरेस्ट में से डिडक्ट होगा, डिविडेंड में से डिडक्ट होगा, रेंट में से डिडक्ट होगा और प्रोफेशनल फीस में से टीडीएस डिडक्ट होगा। और कहाँ डिपॉजिट होगा, गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट होगा, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट आई होप समझ में आ गया होगा। अब the deducted amount is then deposited with the government and the payer issues a TDS certificate to the recipient, ठीक है। अब यहाँ पे पेयर या तो एम्प्लॉयर हो सकता है, या वो बैंक हो सकता है, या कोई अदर पर्सन हो सकता है। वो टीडीएस को डिडक्ट करेगा, ठीक है, और उसको गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर देगा, ठीक है। और वो उसका सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, रेसिपिएंट को, जिससे पैसे लिए गए, जिससे टीडीएस लिया गया है, उसको प्रोवाइड कर देगा। चलिए एक सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज कोई पर्सन एम्प्लॉय है, ठीक है, और एक एम्प्लॉयर है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक पर्सन है, ए एम्प्लॉय है, ए एम्प्लॉयर और बी एम्प्लॉय है, ठीक है। अब क्या किया, ए ने सैलरी में से टीडीएस को डिडक्ट किया, ठीक है। सपोज ए की जो बी एम्प्लॉय है, बी की सैलरी है 1 लाख, ठीक है। 1 लाख में से टीडीएस सपोज 10% टीडीएस था, ठीक है। 10% हो गया 10,000, बचा 90,000। अब क्या किया यहाँ पे, बी ए ने टीडीएस डिडक्ट किया और ये 10,000 रुपये उसने गवर्नमेंट के पास जमा कर दी। अब बी को कितना उसने दिया, बी को दिया 90,000 रुपीज़ टीडीएस माइनस करके। सो ये क्यों किया जाता है, दिस रिड्यूसेस टैक्स इवेजन, simplifies tax collection and ensures timely payment।
टैक्स इवेजन की कोई टैक्स में इलीगलिटी ना करे, टैक्स को बचाने की कोशिश ना करे, ठीक है, और टैक्स कलेक्शन के प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए एंड टाइमली पेमेंट, ताकि जो टैक्स की वो टाइमली पेमेंट हो सके। नाउ TDS आर फाइल्ड क्वार्टरली, रिपोर्टिंग TDS टैक्स डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड। अब क्या होता है, ये क्वार्टरली होता है। क्वार्टरली मीन्स हर 3 महीने पे TDS जमा होता है। एंड फेलियर टू फाइल और लेट फाइलिंग में रिजल्ट इन पेनल्टीज एंड इंटरेस्ट। अगर कोई पर्सन TDS टाइम पे नहीं जमा कर पाया है तो उसके ऊपर सर्टेन पेनल्टी पड़ती है। TDS helps government collect taxes efficiently and ensuring compliance and accuracy। अब TDS क्या हेल्प करता है गवर्नमेंट को कि जो टैक्सेस हैं वो एफिशिएंटली जमा किए जाएं, ठीक है, कंप्लायंस रहे और एक एक्यूरेसी बनी रहे कि इस टाइम पीरियड पे ये पर्टिकुलर अमाउंट है जो TDS के रूप में गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले एक एग्जांपल एक्सप्लेन किया था, एक एग्जांपल फिर से देख लेते हैं। सैलरी TDS का एग्जांपल है। एम्प्लॉय है रोहन, रिसीव्स मंथली सैलरी ऑफ 50,000। तो एक पर्सन है रोहन है जो कि एम्प्लॉय है, कहीं काम करता है, उसकी मंथली सैलरी है 50,000, ठीक है। अब एम्प्लॉयर ने क्या किया, उसमें 20% डिडक्ट कर दिए जो कि हो गए 10,000 TDS के रूप में ना। एम्प्लॉयर पेज रोहन कितने दिए, एम्प्लॉयर ने रोहन को दिए 40,000 TDS माइनस करके, और उसने एम्प्लॉयर ने वो 10,000 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ TDS गवर्नमेंट के पास सबमिट कर दिए, ठीक है। बस TDS का ये कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप ये एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको TDS के क्वेश्चन में कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, कि TDS के कॉन्सेप्ट में भी कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि आखिर TDS होता क्या और TDS कैलकुलेट कैसे किया जाता है। सो आई होप दिस मच इज़ क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कंपनी और पर्सन दैट मेक्स द पेमेंट आफ्टर डिडक्टिंग TDS इज कॉल्ड डिडक्टर। अब जो पर्सन TDS को डिडक्ट कर रहा है और पेमेंट कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे, डिडक्टर, ठीक है। एंड कंपनी और पर्सन रिसीविंग द पेमेंट इज कॉल्ड डिडक्टिंग, ठीक है। नाउ इट इज़ द डिडक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिडक्ट TDS बिफोर मेकिंग द पेमेंट एंड डिपॉजिट द सेम विद द गवर्नमेंट। सो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, डिडक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो TDS को कट करें और उसको गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करें। सो TDS इज डिडक्टेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द मोड ऑफ पेमेंट। अब ये कैसे भी TDS डिडक्ट हो सकता है, आइदर कैश, चेक, क्रेडिट, ठीक है, और या फिर डायरेक्ट बैंक से अगर पैन कनेक्टेड है। अब व्हेन शुड TDS बी डिडक्टेड एंड बाय होम। अब TDS कब डिडक्ट किया जाएगा, ठीक है, और किसके द्वारा, मीन्स कौन डिडक्ट करेगा। सो एनी पर्सन मेकिंग स्पेसिफाइड पेमेंट्स मेंशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS एट द टाइम ऑफ मेकिंग सच स्पेसिफाइड पेमेंट, ठीक है। अब इनकम टैक्स के अंदर जिस पर्सन को मेंशन किया गया है, ठीक है, वो पर्सन की जो पेमेंट कर रहा, ठीक है, जिसको पेमेंट करी जा रही है, बट नो TDS हैज़ टू बी डिडक्टेड द पर्सन मेकिंग द पेमेंट इज ए इंडिविजुअल और HUF। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन है, इसको अच्छे से समझिएगा। TDS किसके लिए नहीं है, ठीक है, TDS उन इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज के लिए नहीं है जिनकी बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम कितनी है, या तो 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, और ₹50 लाख रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो उनकी क्या होगी, उनके ऊपर TDS नहीं होगा। फिर से देख लेते हैं। नो TDS हैज़ टू बी डिडक्टेड इफ द पर्सन मेकिंग द पेमेंट। अगर कोई पर्सन है, इंडिविजुअल है, ठीक है, कोई या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, हु सेल्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ और ₹50 लाख रिस्पेक्टिवली, ठीक है, तो उसके ऊपर कोई भी TDS नहीं होगा। अगर कोई पर्सन है सपोज, ठीक है, उसकी क्या है, बिजनेस और प्रोफेशन से जो इनकम है वो 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो उसके ऊपर TDS नहीं होगा। हाउएवर इन केस ऑफ रेंट
Payment made by Hindu and undivided exceeding rupees 50,000 per month are required to deduct TDS at 5% even if the individual or a Hindu undivided is not liable for a tax audit. अब ये भी समझ लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे भी, दैट अगर कोई रेंट पेमेंट है इंडिविजुअल के ऊपर और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के ऊपर, क्या है, रेंट पेमेंट है, ठीक है, और वो रेंट पेमेंट कितनी है, 50,000 से ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, उसको 5% TDS देना होगा, भले ही उसकी जो बिजनेस और प्रोफेशन जो इनकम है वो 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उसका जो रेंट दे रहा है वो 50,000 तक है या उससे ज़्यादा है तो उसको TDS देना होगा, कितना, 5%. Also, such individual and HUF liable to deduct TDS at 5% need not apply for TAN. अब उनको TAN के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. अब TAN क्या होता है, ठीक है, TAN के बारे में भी हम आपको आगे बताते हैं. ये एक तरीके का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ठीक है, जो इनकम टैक्स पेयर को मिलता है. नाउ योर एम्प्लॉयर डिडक्ट TDS एट द इनकम टैक्स स्लैब रेट्स एप्लीकेबल. बैंक डिडक्ट TDS, अब यहाँ पे कुछ रेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे तो ऐसी रेट, लेकिन अभी एक प्रॉपर स्लाइड आएगी जहाँ पे TDS के रेट्स के बारे में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कौन सी चीज़ पे कितना TDS का रेट होता है, क्योंकि जो TDS का रेट होता है ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है. जैसे इनकम टैक्स स्लैब आता है उसी के साथ TDS के रेट्स भी आते हैं कि सैलरी पे, रेंट पे, इंटरेस्ट पे, डिविडेंड पे, प्रोफेशनल फीस पे कितना कितना TDS कटना है, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ऑलरेडी डिसाइड करती है. तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऐसे ही पढ़ लेते हैं. एट द इनकम टैक्स रेट, तो जो सैलरी पे होता है वो नॉर्मल स्लैब रेट के अकॉर्डिंग होता है, जो इनकम टैक्स का स्लैब रेट होता है 5%, 10%, 30%, उसके अकॉर्डिंग होता है. देन जो बैंक का होता है इंटरेस्ट पे वो 10% होता है, ठीक है, और द मे डिडक्ट 20%. अगर और बैंक 20% भी डिडक्ट कर सकती है, कब, अगर उसके पर्सन के पास में, रेसिपिएंट के पास में पैन की इंफॉर्मेशन नहीं है, पैन कार्ड नहीं है सपोज, ठीक है, तो वो 20% भी डिडक्ट कर सकती है. आई होप दिस इतना क्लियर हो चुका होगा. फॉर मोस्ट पेमेंट रेट्स ऑफ TDS आर सेट इन द इनकम टैक्स एक्ट एंड TDS इज डिडक्टेड बाय द पेयर basis of these specified rates. Now, if you submit investment proof to your employer and your total taxable income below the taxable limit, you do not have to pay any tax and therefore no TDS should be deducted from your income. लेकिन अगर आप क्या करते हो, आप अपना इन्वेस्टमेंट प्रूफ कि आपकी कितनी डिडक्शंस है माइनस करके आप ये दिखा देते हो कि आपकी जो इनकम है वो टैक्सेबल में नहीं आती है, ठीक है, तो क्या होएगा, आपका पैसे में से कोई भी TDS डिडक्ट नहीं होगा, लेकिन आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा. सिमिलरली यू कैन सबमिट फॉर्म 15G एंड फॉर्म 15H टू द बैंक इफ़ योर टोटल इनकम इज़ बिलो द टैक्सेबल लिमिट. अगर आपकी जो टोटल इनकम है वो टैक्सेबल लिमिट से कम है तो आपको 2 फॉर्म फिल करने होते हैं, फॉर्म 15G एंड फॉर्म 15H. अब इससे क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन से 2 फॉर्म हैं जो फिल करने इफ़ यू हैव टू अप्लाई फॉर द TDS एंड योर टैक्सेबल लिमिट इज़ लेस, ठीक है, तो don't deduct TDS on your interest income. In case you have not able to submit proof to your employer, or if your employer or bank has already deduct TDS and your total income is below the taxable limit, you can file a return and claim a refund. अगर आप कोई प्रूफ नहीं दे पाए, ठीक है, और एम्प्लॉयर ने या बैंक ने आपका TDS कट कर दिया है, ठीक है, तो आप रिफंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. नाउ क्या ड्यू डेट होती है, क्योंकि हर क्वार्टरली, हर 3 महीने पे पर्टिकुलर डेट आती है जब वो TDS सबमिट किया जाता है. सो द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मस्ट बी डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट बाय द 7th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ. हर महीने की जो मंथ क्वार्टरली महीने की 7वीं तारीख को, हर महीने की 7वीं तारीख को आप TDS जमा कर सकते हो. नाउ TDS deducted in the month of June must be paid to the government by the 7th of July. कि अगर आपने जून का जो TDS है वो 7th of July तक आपको जमा करना है, ठीक है. नाउ
TDS deducted on purchase of property and TDS payment and the payment due date is 30 days from the end of the month in which TDS is deducted. अब बात करते हैं हाउ टू डिपॉजिट TDS, क्योंकि ये एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आखिर TDS को कैसे डिपॉजिट करना है हमको. सो टैक्स डिडक्टेड हैज एट सोर्स हैज़ टू बी डिपॉजिटेड वाया इनकम टैक्स पोर्टल. इनकम टैक्स का जो पोर्टल है, ठीक है, वहाँ टैन लॉग इन करके आप अप्लाई कर सकते हैं. सो डायरेक्ट टैक्स पेमेंट फैसिलिटी हैज़ बीन माइग्रेटेड फ्रॉम OLTS ई पेमेंट पे टैक्सेस ऑनलाइन टू ई पे टैक्स फैसिलिटी ऑफ ई फाइलिंग पोर्टल. तो जो ई फाइलिंग पोर्टल है वहाँ पे आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं. यू हैव टू क्लिक ऑन ई पे टैक्स ऑप्शन ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑन ये जो वेबसाइट दी गई टू मेक डायरेक्ट पेमेंट इंक्लूडिंग TDS. ठीक है, आई होप. तो जो ये वेबसाइट दी गई आप इसके ऊपर जब क्लिक करोगे तो वहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शन आ जाता है. तो आप टैन लॉग इन करोगे, ठीक है. देन जो आपका टैक्स डिडक्शन आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ठीक है, देन आप ई पे टैक्स पे क्लिक करोगे और वहाँ से अपना TDS की पेमेंट कर सकते हो. नाउ हाउ एंड व्हेन टू फाइल TDS रिटर्न, कि कैसे और कब फाइल करना है. सो इस क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल बाय डिडक्टर्स, या तो कोई एम्प्लॉयर हो गया या बैंक हो गया एक्सेट्रा, विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिपोर्टिंग टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट. Now, filing tax deducted at source return is mandatory for all the person who have deducted TDS. अब ये हर किसी के ऊपर कंपलसरी है. जिसने भी TDS डिडक्ट किया है, या तो एम्प्लॉयर हो गया या बैंक हो गया, ठीक, तो उनको ये ज़रूरी है कि वो TDS को डिपॉजिट करें अगर उन्होंने TDS कलेक्ट किया है तो. इज़ टू बी सबमिटेड क्वार्टरली एंड वेरियस डिटेल्स नीड टू बी फर्निश्ड. क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए? टैन, अमाउंट ऑफ TDS, ठीक है, क्या टाइप ऑफ पेमेंट है, टैन होना चाहिए उस पर्सन का, ठीक है, जिसका आप जिससे आपने TDS का पेमेंट लिया है, एक्सेट्रा. ऑल द डिफरेंट फॉर्म्स आर प्रिस्क्राइब फॉर फाइलिंग रिटर्न्स डिपेंडिंग अपॉन द पर्पज ऑफ द डिडक्शन ऑफ TDS. सो रिटर्न फाइल करने के लिए डिफरेंट फॉर्म्स भी आते हैं TDS के. कौन कौन से फॉर्म होते हैं ये देख लेते हैं. फॉर्म 26Q, ठीक है. अब ये बहुत ही ध्यान से देखिएगा कौन सा फॉर्म किससे रिलेटेड है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैच द कॉलम में पूछा जा सकता है. सो जो फॉर्म 26Q होगा वो एम्प्लॉयर फिल करेगा TDS ऑन ऑल पेमेंट एक्सेप्ट सैलरीज. ठीक है, तो ये एम्प्लॉयर के लिए नहीं है, ये उन सब के सैलरी से हट के जितनी भी पेमेंट होगी TDS की, ठीक है. सपोज जो बैंक हो गया, ये जो इंटरेस्ट की हो गई पेमेंट, ठीक है, या डिविडेंड की हो गई, या प्रोफेशनल फीस की हो गई, ठीक है, या रेंट की हो गई, ठीक है, तो उन सब के लिए क्या होगी, फॉर्म 26Q. अब सैलरी के लिए कौन सा फॉर्म एम्प्लॉयर फिल करेगा, फॉर्म 24Q. नाउ 27Q ऑन ऑल पेमेंट्स मेड टू नॉन रेसिडेंट एक्सेप्ट सैलरीज. ठीक है, अब कोई अगर नॉन रेसिडेंट है, बाहर का है, ठीक है, तो सैलरी से अदर कोई पेमेंट है उसकी, ठीक, तो उसके लिए फॉर्म 27Q. ना फॉर्म 26Q भी सेल ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा है तो उसके लिए. नाउ 26QC रेंट के लिए, ठीक है. नाउ कब ड्यू डेट होती है, 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 31 जनवरी, 31 मई. इससे पहले आपको TDS जमा कर देना है. देन TDS ऑन सैलरी के लिए भी सेम डेट है. TDS ऑन ऑल पेमेंट मेड टू नॉन रेसिडेंट एक्सेप्ट सैलरीज के लिए भी यही डेट है. पर जो सेल ऑफ प्रॉपर्टी और रेंट के लिए है वो है 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच TDS इज डिडक्टेड. कि जब से TDS डिडक्ट किया गया उससे 30 डेज तक, मीन्स 1 महीने तक जमा करना है. अब TDS सर्टिफिकेट क्या होता है, फॉर्म 16, 16A, 16B एंड 16C ये होते हैं TDS सर्टिफिकेट. ये किसको दिए जाते हैं, जिस पर्सन से TDS लिया गया हो, रिसिपिएंट, ठीक है. सो हैव टू बी इशूड बाय अ पर्सन. ये जो डिडक्टर होता है ये इशू करता है TDS टू द SSE फ्रॉम हुज इनकम TDS वॉज डिडक्टेड वाइल मेकिंग पेमेंट, ठीक है. नाउ फॉर्म 16 TDS ऑन सैलरी पेमेंट, ये एम्प्लॉय को दिया जाएगा सैलरी पेमेंट पे अर्ली हर साल. ड्यू डेट कब होती, 31 में. फॉर्म 16 है नॉन सैलरी पेमेंट के लिए है.
क्वार्टरली दिया जाता है, फ्रीक्वेंसी होती है और 15 डेज फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, जब आपने रिटर्न फाइल किया उसके 15 डेज के अंदर। 16 भी सेल ऑफ प्रॉपर्टी के TDS पे होती है। एवरी ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन पे सर्टिफिकेट देना होता है TDS का कि अगर आपने TDS कट किया है तो जिस पर्सन ने। 16C TDS ऑन रेंट एवरी ट्रांजैक्शन पे होता है, ठीक है। तो ये जो फॉर्म का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इस पर मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चंस आते हैं। ये मैंने जो बताई है, जो फॉर्म बताया 26Q, 24Q, देन 27Q, 26QB, 26QC, देन 16A, 16B, 16C, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब TDS रिफंड एंड एडजस्टमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कुछ, कि TDS में अगर एक्सेस मनी चला गया या अगर TDS का रिफंड चाहिए, ठीक है, तो कैसे मिलेगा। यू कैन क्लेम अ टैक्स रिफंड इफ़ यू हैव पेड मोर टैक्स दैन रिक्वायर्ड। अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स का पेमेंट कर दिया, ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा पैसे गवर्नमेंट की तरफ से वापस भी मिलते हैं। कैसे? टू डू सो फाइल अ रिफंड क्लेम विथ योर एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न, कि आप जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तब आपको इसका भी रिफंड क्लेम करना होगा। एंड द रिफंड अमाउंट विल बी प्रोसेस अलॉन्ग विथ योर इनकम टैक्स रिटर्न। तो जैसे इनकम टैक्स रिटर्न का अमाउंट हो वैसे इसका भी अमाउंट रिटर्न हो जाएगा। सपोज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इफ मिस्टर पॉल प्रेजेंटेड एन इनवॉइस ऑफ ₹40,000 and received ₹39,200 आफ्टर डिडक्टिंग 2% ऑफ TDS, ठीक है। अब मिस्टर पॉल ने क्या किया, एक इनवॉइस मिला, ठीक है, 40,000 का, उनको कितना मिला पैसे, 39,200, 2% का उसमें TDS कट गया। बट ही इज़ लायबल फॉर 1% ऑफ टैक्स, पर उनकी लायबिलिटी कितनी थी, सिर्फ 1% ऑफ टैक्स की थी। उनका कटा कितना, 800 रुपये, पर उनकी लायबिलिटी कितनी थी, सिर्फ 400 की थी, अंडर सेक्शन 194C। सो द एक्सेस अमाउंट जो था 400 रुपीज़, वो मिस्टर पॉल को इनकम टैक्स रिटर्न के टाइम पे वापस हो जाएगा, ठीक है। नाउ इफ एनुअल इनकम फॉल्स बिलो द टैक्सेबल थ्रेशोल्ड, यू कैन रिक्वेस्ट जीरो डिडक्शन ऑन योर इनकम थ्रू आइदर ऑफ दीज मेथड। अगर आपकी जो इनकम है, एनुअल इनकम है, ठीक है, वो क्या है, जो टैक्सेबल लिमिट है उससे कम है, ठीक, तो आप ज़ीरो डिडक्शन की भी फॉर्म फिल कर सकते हो कि आपका कोई TDS नहीं कटेगा। उसके लिए कौन सा फॉर्म फिल करना होता है, 15G और 15H का। अब TDS रेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको। सो TDS रेट्स सैलरी 10 to 30% और डिपेंडिंग ऑन इनकम स्लैब, जो भी स्लैब रेट होता है इनकम टैक्स का उसके अकॉर्डिंग होती है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट पे 10% होते हैं, सीनियर सिटीजन के लिए एग्जेम्प्ट होती है। डिविडेंड पे 10% TDS कटेगा, रेंट पे 5 to 10% डिपेंडिंग ऑन रेंट अमाउंट, कमीशन ब्रोकरेज पे 5% होता है और प्रोफेशनल फीस पे 10% और कॉन्ट्रैक्ट कंसल्टेंसी पे 3%, 3 to 10% होता है, ठीक है। नाउ TDS का कैलकुलेशन सिंपल कैलकुलेशन है, टैक्सेबल अमाउंट इंटू TDS रेट अपॉन 100, ये इसका फॉर्मूला होता है टू कैलकुलेट द TDS। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। सैलरी TDS है, ग्रॉस सैलरी 50,000 पर मंथ है, TDS का रेट है 20%, सो 50,000 इंटू 20 अपॉन 100, 10,000, ये हो जाएगा TDS का कैलकुलेशन। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि TDS रेट्स हो गए, ठीक है, ये जो मैंने फॉर्म के बारे में बताया, ठीक है, ये फॉर्म प्लस ये सारे फॉर्म हो गए, ठीक है, देन फॉर्म 15G 15H के बारे में जो मैंने बताया, तो और ये सारे फॉर्म हो गए जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इससे अगर आपको रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।